हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या है, आपको समझना होगा कि जो एनपीओस होते हैं ये अपने मेंबर्स से कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। मतलब कोई खास पर्पस के लिए जब मेंबर से पैसा कलेक्ट किया जाता है तो उस पैसे को केवल उसी पर्पस के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, कोई रिलीजियस एनपीओ है, वो टेंपल बनाने के लिए अपने मेंबर से पैसा कलेक्ट करता है, तो जो पैसा कलेक्ट किया गया वो टेंपल बनाने के लिए ही यूज किया जा सकता है, किसी दूसरे पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी पैसा कलेक्ट होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसके लिए उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंड को क्रिएट कर दिया जाता है। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा कलेक्ट किया तो बिल्डिंग फंड हो गया। टूर्नामेंट कराने के लिए जब स्पोर्ट्स क्लब ने पैसा कलेक्ट किया तो टूर्नामेंट फंड हो गया। ऐसे ही पेविलियन फंड हो सकता है, मैच फंड हो सकता है, आपका प्राइज फंड हो सकता है। तो ये जो पैसा कलेक्ट हुआ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसके लिए एक सेपरेट फंड क्रिएट कर दिया गया। तो ये जो फंड होता है इसको हम लोग लायबिलिटीज में शो करते हैं। अब जो पैसा मिला है वो पैसा जो फंड के लिए मिला, जो पर्टिकुलर दो पर्पस के लिए पैसा मिल सकता है। एक तो पर्पस होता है जिससे हम कोई एसेट क्रिएट करने हैं, और दूसरा जो होता है जिससे एसेट क्रिएट नहीं होता, जिसका ट्रीटमेंट दोनों का अलग अलग तरीके से जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। हमने पहला केस लिया है कि जो अमाउंट रिसीव हुआ वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हुआ, यानी कि जो बिल्डिंग के लिए जो पैसा रिसीव हुआ है इसलिए वो बिल्डिंग फंड में जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दे रही है बिल्डिंग फंड एज ऑन 1/4/2020, मतलब बिल्डिंग फंड बिगनिंग में 1 लाख रुपीज का था, बिगनिंग में था, शुरू में था 1 लाख रुपीज का। तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा बिल्डिंग फंड करके लायबिलिटी साइड पे 1 लाख रुपीज, और यही जो 1 लाख रुपीज है ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा बिल्डिंग फंड करके 1 लाख रुपीज। ये बिल्डिंग फंड करके 1 लाख रुपीज हमने ओपनिंग में भी लिखना है और क्लोजिंग में भी लिखना है, क्योंकि ओपनिंग में दिया हुआ है, ये फिर कैरी फॉरवर्ड होता है क्लोजिंग के लिए भी। The amount received हुआ for building fund during the year, पूरे साल में आपको ये डोनेशन मिला है बिल्डिंग फंड के लिए 3 लाख रुपए का। तो ये जो डोनेशन मिला है 3 लाख रुपए का, आपको ये बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग फंड में हमने ऐड कर दिया अमाउंट रिसीव, जितना हमें मिला, जो भी अमाउंट मिलेगा बिल्डिंग फंड के लिए तो बिल्डिंग ऐड हो जाएगा बिल्डिंग फंड में 3 लाख रुपीज। ये अमाउंट स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 2 लाख रुपीज। अभी जो बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्शन की जा रही है तो उस पर 2 लाख रुपए खर्च हो गए। तो बिल्डिंग फंड पे जो पैसा था उसमें से कुछ पैसा जो है हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल फंड में, क्योंकि ये जो पैसा है हमने बिल्डिंग का जो पैसा हमने जो कंस्ट्रक्शन पे खर्च कर रहे हैं ये कैपिटलाइज्ड हो रहा है, इससे एसेट क्रिएट हो रहा है, ये कैपिटलाइज्ड हो रहा है। तो इसलिए हम इसको कैपिटल फंड में बिल्डिंग का जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ वो हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे पैसा 2 लाख रुपीज। तो हमने ये जो अमाउंट स्पेंड हुआ था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 2 लाख रुपीज, वो फंड में से तो माइनस हो गया, साथ में वो जो है कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो गया, क्योंकि अमाउंट जो है कैपिटलाइज्ड हो रहा है। लेकिन जब हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करी होगी 2 लाख रुपए की, तो उतने से हमारा एसेट भी क्रिएट हो रहा होगा, तो ऐसे साइड पे बिल्डिंग इन प्रोग्रेस करके 2 लाख रुपीज भी आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों की, जो हमारे को एसेट के लिए फंड होता है, तो जब हम एसेट क्रिएट करते हैं, एसेट पे खर्च करते हैं पैसा फंड में से, तो फंड में से वो पैसा तो माइनस हो जाता है, तो साथ में वो पैसा जो माइनस करके हमने किया वो हमने कैपिटल फंड में ट्रांसफर भी करना होता है, क्योंकि इतने से हमारे एसेट भी क्रिएट हो रहे हैं। तो फंड में से तो माइनस हुआ 2 लाख रुपीज, वही पैसा आपका ट्रांसफर हो गया कैपिटल फंड में 2 लाख रुपीज, और कैपिटल फंड हमारा ओपनिंग दे रहेगा 1,50,000 1/4/20 को, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा कैपिटल फंड और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। अब हम लोग बच्चों दूसरा केस लेते हैं जिसमें हमें पैसा रिसीव हुआ एसेट के क्रिएशन के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे टूर्नामेंट के लिए, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मैचेस करवाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ऐसे टूर्नामेंट फंड। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं टूर्नामेंट फंड को। टूर्नामेंट फंड एज ऑफ 1/4/2020
जो शुरू में टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है वो 3 लाख रुपीस है, यानी कि ये फंड पहले से ही हमारे पास 3 लाख रुपए का था। और 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट एज ऑफ 1/4/2020 3 लाख रुपीस। ये जानना जरूरी है बच्चों कि जब पैसा हमारे पास फंड किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें जो पैसा मिला है तो हम उसको उसी स्पेसिफिक पर्पस में ही खर्च कर सकते हैं। तो तब तक हमारे पास वो पैसा आइडल पड़ा रहता है, और आइडल ना हो उसके ऊपर कुछ इनकम हमें मिल पाए, कुछ इंटरेस्ट हमें मिल पाए, तो हम उस फंड का जो पैसा है उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। जो एनपीओ है उस फंड के पैसे को इन्वेस्ट कर देता है जब तक कि उसको उस पैसे की ज़रूरत ना हो, तो वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ऐसे साइट पे शो की जाएगी, और फंड जो है लायबिलिटी साइट पे शो किया जाएगा। ये दोनों चीज़ें ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगी। ये ओपनिंग लायबिलिटी साइट पे जाएगा टूर्नामेंट फंड, और टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो है ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइट पे जाएगा। अब ध्यान से देखिए 10% कूपन रेट है। 10% का मतलब है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी गई है उस पर 10% इंटरेस्ट मिलना है। तो अब ये जो है 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट किया गया A1/4/2020 को 3 लाख रुपीस का, इस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा 10%। तो इंटरेस्ट जो मिलेगा बच्चों 10% पहले कैलकुलेट कर लेंगे। 3 लाख का 10% जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 30,000। तो पूरे साल में 30,000 आपको मिलना चाहिए था। तो हमें कितना इंटरेस्ट मिला है? इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट 20,000। जो इंटरेस्ट मिला है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से वो 20,000 है। मतलब ये है कि 30,000 आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, 20,000 मिला, 10,000 अभी भी एक्रूड है। तो ये जो इंटरेस्ट होता है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट का, ये स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट फंड की इन्वेस्टमेंट करी गई है, जनरल इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। अगर जनरल इन्वेस्टमेंट होती तो उसपे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पे शो करेंगे। लेकिन ये स्पेसिफिक फंड की इन्वेस्टमेंट है तो इसका जो इंटरेस्ट है वो स्पेसिफिक फंड में ऐड हो जाएगा। जो स्पेसिफिक फंड है उसमें इंटरेस्ट हम लोग ऐड कर देंगे जितना हमें इंटरेस्ट मिला है 20,000। और जो एक्रूड इंटरेस्ट है जो अभी हमें मिला नहीं, 10,000 जो एक्रूड इंटरेस्ट बच गया, टोटल 30,000 मिलना था, 28,000 मिला, 10,000 अभी भी एक्रूड है। तो जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो हम लोग क्या करेंगे, वो फंड में भी ऐड होगा और एसेट में भी आ जाएगा, दोनों जगह आएगा। क्योंकि इंटरेस्ट एक्रूड है वो एसेट हो गया, और जो ये एक्रूड इंटरेस्ट है ये फंड के इन्वेस्टमेंट पे एक्रूड इंटरेस्ट हुआ, इसलिए फंड में ही ऐड हो जाएगा। तो जो इंटरेस्ट है अगर जनरल इन्वेस्टमेंट से आता है तो उसको आप लोग जो है इनकम साइड में दिखाइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। और अगर वो स्पेसिफिक फंड से के इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको फंड में ही ऐड करना है, भले हमें मिला है कि नहीं मिला है। जितना मिला उतना ऐड कर दिया, जो नहीं मिला वो भी ऐड कर दिया। लेकिन जो नहीं मिला है वो हमारे एक्रूड इंटरेस्ट है, दैट इज एन एसेट। तो ऐसे साइड पे इंटरेस्ट एक्रूड करके दिखाएंगे 10,000 रुपीज। और जो फंड होता है बच्चों, फंड में जो भी डोनेशन मिलता है फंड में ऐड हो जाता है, और जो भी इनकम फंड्स की आती है फंड में ऐड हो जाती है। अगर हमें जो है इनकम मिली है और उसका कोई स्पेसिफिक फंड क्रिएट नहीं था तो इनकम जो है इनकम साइड पे दिखा देनी चाहिए। ऐसे ही एक्सपेंसेस जो है फंड के उसका कोई स्पेसिफिक फंड नहीं था तो एक्सपेंसेस भी जो है एक्सपेंडिचर साइड पे दिखा देंगे। अगर उनका फंड दिया हुआ है, स्पेसिफिक फंड दिया हुआ है, तो उससे रिलेटेड सारे इनकम और सारे एक्सपेंसेस उसी फंड में आएंगे। इसलिए सेल ऑफ टिकट जो हमने किया, जो हमें इनकम हुई वो हमने फंड में ऐड कर दी, और जो एक्सपेंसेस हुए वो फंड में से माइनस कर दिए, जो डोनेशन मिला फंड में ऐड कर दिया। हम लोग बच्चों एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू जो हमने पीछे किए हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग की कंसेप्ट उसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया डोनेशन रिसीव्ड फॉर ऑडिटोरियम कंस्ट्रक्शन। जब डोनेशन रिसीव्ड होता है किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए तो उसके लिए हमें फंड बनाना ही है। ऑडिटोरियम के लिए कंस्ट्रक्ट हुआ तो ऑडिटोरियम फंड बन जाएगा। ऑडिटोरियम फंड में पैसा आएगा 25 लाख रुपीज़, जितना आपको मिला। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ऑडिटोरियम बनाने पे कितना रुपया खर्च होना चाहिए था। एक्सपेक्टेड टोटल कॉस्ट ऑडिटोरियम 40 लाख है, इससे हमें कोई मतलब नहीं कि उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी थी। हमें डोनेशन कितना मिला वो इम्पोर्टेंट होता है। डोनेशन जो हमें मिला है बच्चों 25 लाख रुपीज़ का मिला है, तो ये ऑडिटोरियम फंड में हम लोग लिखेंगे 25 लाख रुपीज़ डोनेशन रिसीव्ड करके।
और उसके बाद ये देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटोरियम 21 लाख रुपीज़, हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया है 21 लाख रुपीज़ का, तो 1 लाख रुपीज़ का ऑडिटोरियम कंस्ट्रक्ट किया, तो ऑडिटोरियम हमारे लिए एसेट है, आपका एसेट भी क्रिएट हो रहा है 21 लाख रुपीज़ का। साथ ही साथ में आप जो ये अमाउंट स्पेंड कर रहे हो ये कैपिटलाइज्ड हो रही है, मतलब ये कि जो ऑडिटोरियम फंड है वहाँ से ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल फंड में। कैपिटल फंड में हम लोग ये पैसा ट्रांसफर कर देंगे 21 लाख रुपीज़ ऑडिटोरियम फंड से, तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, ऑडिटोरियम फंड में माइनस हो जाएगा 21 लाख रुपीज़। फिर रिसीट फ्रॉम चैरिटी शो और चैरिटी शो एक्सपेंसेस, नीचे देखिए चैरिटी शो का कोई फंड नहीं है, यानी कि जो हमें रिसीट मिल रही है चैरिटी शो के लिए ये कोई स्पेसिफिक फंड में नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है। तो इसको हम लोग इनकम साइड में दिखा देंगे 10,000 रुपीज़ जो हमने इनकम में दिखा दिया बाय रिसीट फ्रॉम चैरिटी शो, इनकम साइड पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड पे दिखाएंगे रिसीट फ्रॉम चैरिटी शो 10,000 रुपीज़। इसी हिसाब से जो चैरिटी शो एक्सपेंसेस था 11,000 रुपये का, वो एक्सपेंडिचर साइड पे दिखा देंगे टू चैरिटी शो एक्सपेंसेस 11,000 रुपीज़। ये बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे बच्चों, क्योंकि इनका कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है। तो ये जो इनकम है रिसिप्ट हो रही है इनकम में डाल दीजिए, और जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं एक्सपेंडिचर साइड पे दिखा दीजिए। ये प्राइस फंड है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है, डोनेशन फ्रॉम प्राइस फंड है, और प्राइजेस अवॉर्डेड, ये सब प्राइस फंड से रिलेटेड आइटम्स है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगी, बैलेंस शीट में इसको हम लोग दिखाएंगे। अब इसका ट्रीटमेंट हम लोग बैलेंस शीट में देख लेते हैं कैसे किया है। ऑडिटोरियम के लिए जो हमें डोनेशन मिला था 25 लाख रुपीज़, हमने ऑडिटोरियम फंड में 25 लाख रुपीज़ ऐड कर दिया। जो डोनेशन मिला 25 लाख रुपीज़ का ऑडिटोरियम फंड में वो हमने ऐड कर दिया। उसके बाद जो अमाउंट हमने स्पेंड किया था कंस्ट्रक्शन के ऊपर 21 लाख रुपीज़ का, ये हम कैपिटलाइज्ड कर रहे थे, तो फंड में से वो पैसा हमने ट्रांसफर करके कैपिटल फंड में डाल दिया। कैपिटल फंड में हमने जो पैसा ऐड कर दिया और ऑडिटोरियम फंड में से माइनस कर दिया। 21 लाख रुपीज़ हमने कैपिटल फंड में ऐड कर दिया है, और जो है ऑडिटोरियम फंड में से 21 लाख रुपीज़ माइनस कर दिया, और हमारा एसेट भी क्रिएट हो रहा था, तो ऑडिटोरियम इन प्रोग्रेस हमारे पास आ गया 21 लाख रुपीज़। इसके बाद ये तो हम कर चुके चैरिटी शो का रिसिप्ट और एक्सपेंसेस। इसके बाद जो है प्राइस फंड है, प्राइस फंड भी लायबिलिटी साइड में आता है। प्राइस फंड 25,000 है, हमने प्राइस फंड लिख दिया लायबिलिटी साइड पे। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट एसेट है 6%, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट लिख दिया 25,000। उसके बाद हमें डोनेशन मिला था, ऐड हो जाएगा प्राइस फंड में। प्राइजेस अवॉर्डेड है, खर्चा है, माइनस कर देंगे प्राइस फंड में से। और एक और चीज ध्यान रखते हैं 6% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है, तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा होगा 6%। डेट नहीं है तो अज्यूम करेंगे कि ये साल के बिगनिंग का अमाउंट है, तो 25,000 पे 6% जब हम कैलकुलेट करेंगे 25,000 का 6% आएगा 1,500 रुपीज़। ये पूरे हमने अज्यूम किया है कि ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है शुरू में रही थी, तो इसीलिए हम इसको पूरे साल का इंटरेस्ट एक्रूड मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड कितना है नहीं दिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है नहीं दिया, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट हमारे लिए एक्रूड हो गया। तो एक्रूड इंटरेस्ट आएगा 1,500 रुपीज़, 25,000 का 6% 1,500 रुपीज़, ये एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। साथ ही साथ में हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पर भी प्राइस फंड में। तो जैसे पहले किया था, अगर फंड है उसकी इन्वेस्टमेंट करी गई है, उसमें मिलने वाला इंटरेस्ट ऐड हो जाता है फंड में, और अगर एक्रूड है तो मिला नहीं है तो फंड में भी ऐड होगा और एसेट में भी दिखाएंगे। तो दोनों साइड हमने उसे शो कर दिया। एक और बात बच्चों ध्यान रखिएगा, जब हम फंड में चीज़ें ऐड कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि टोटल इनकम जो होती है फंड की वो आपकी कम होती है, और एक्सपेंडिचर जो है फंड पे ज़्यादा हो जाता है। मतलब टूर्नामेंट के लिए जैसे सपोज करते हैं, टूर्नामेंट के लिए हमारे पास फंड क्रिएट हुआ 1 लाख रुपए का, और हमने जो है एक्सपेंसेस कर दिए 1,20,000 रुपये के, तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में नेगेटिव फिगर यहाँ पे नहीं आएगी। अमाउंट कॉलम में कोई नेगेटिव फिगर नहीं आएगी। जब भी फंड के एक्सपेंसेस उसके रिसिप्ट से ज़्यादा होंगे, फंड के एक्सपेंसेस जो है रिसिप्ट से ज़्यादा होंगे, तो हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे एक्सपेंडिचर साइड में।
मतलब नेगेटिव बैलेंस आप शो नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, एक्सपेंडिचर साइड में शो करना है, वहाँ पे इसको दिखाना है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं हुआ है तब भी लिखें और आप कमेंट जरूर करें। अच्छा बुरा जैसा आपको फील होता है आप कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, और जो भी सजेशन देना चाहते हैं ज़रूर दें। थैंक यू स्टूडेंट वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू।